फ्रेंड्स, आप सभी शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। CTET 2022 देने वाले आप सभी अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इवन पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आपके पास पहला प्रश्न है कि जब प्राणी नवीन परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रिया करता है जिस प्रकार की अनुक्रिया वह पूर्व स्थिति में कर चुका है, वह कौन सी नियम है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं: मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्य, रूपांतरण का नियम। अब आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर कौन होगा। तो इसमें से सही उत्तर होता है सादृश्यता का नियम। चलिए इसी प्रकार हम आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सीखने के SR सिद्धांत की निम्न में से कौन सी उपयोगिता है? SR सिद्धांत का मतलब होता है स्टिमुलेशन एंड रिएक्शन। तो सीखने के SR सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता हम करते हैं जीवन में? जब हम कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी नियम का हम पालन करते हैं। पहला होता है मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने में सहायक, अर्थात मंदबुद्धि यदि बालक है तो उसके लिए क्या पहले स्टिमुलस करते हैं और फिर जाकर के रिएक्शन होता है। दूसरा है गंभीर चिंतन वाले विषयों के अध्ययन में उपयोगी, अर्थात SR सिद्धांत जो हैं, क्या SR सिद्धांत गंभीर चिंतन वाले विषयों के अध्ययन में उपयोगी है। तीसरा है बालकों में अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक होते हैं। तो यह 3 ऑप्शन दिए हैं और चौथा ऑप्शन डी है, जो यह बताता है कि क्या यह तीनों में, ऊपर दिए गए सभी तीनों में यह उपयोगी होता है या केवल किसी एक विषय में। तो यहाँ पर आपके लिए यह होगा उत्तर सभी में यह मान्य होता है। चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। 3 है कि शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे या कौन हैं? तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि वह सिद्धांत देने वाले कौन हैं। उनका नाम है पावलोव साहब। फिर इसी तरह प्रश्न आगे बढ़ता है। प्रश्न संख्या 4 है, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया? पावलोव ने अपना प्रयोग किसने किया? तो वह है कुत्ते पर। इसका सही उत्तर होगा कि पावलोव साहब ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वह किस पर किया? कुत्ते पर किया। इसीलिए आप हमारे इस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यह जो टॉपिक है, इसका जब आप थंबनेल देखेंगे तो उसमें मैंने कुत्ते का प्रयोग इसलिए किया है जिससे कि आपके एक प्रश्न का उत्तर भी तैयार हो जाए कि पावलोव साहब का सिद्धांत जो जुड़ा है वह कुत्ते के सिद्धांत से, अर्थात कुत्ता को लेकर के उन्होंने इस सिद्धांत को किया था। इसलिए मैंने अपने शुरुआत में कुत्ते के चित्र का प्रयोग किया है, जिससे कि कुत्ता है, घंटी है, उसके साथ भोजन है और इस सिद्धांत को आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने इस सिद्धांत को दिखाने के लिए, सिद्धांत के पालन हेतु मैंने कुत्ते के चित्र वाले थंबनेल का भी प्रयोग किया है, जिससे कि आपको आसानी हो सके। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। आपको यहाँ पर सूची दी गई है। सूची में अर्थात 2 लिस्ट दी गई है। इन दोनों लिस्टों को आपको आपस में मैच करना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। लिस्ट नंबर 1 में है सिद्धांत दिए गए हैं तथा लिस्ट नंबर 2 में आपको उससे जुड़े हुए सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं, जिनका यह सिद्धांत है, उनका नाम दिया गया है। 4 सिद्धांत हैं आपके सामने, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, फिर उनका कोड में दिया जाएगा। पहला है क्लासिकल कंडीशनल प्रिंसिपल, अर्थात शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, अर्थात क्रिया प्रसूत का
अनुबंध सिद्धांत। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट अर्थात प्रबंधन का सिद्धांत। चौथा है प्रॉक्सिमिटी कंडीशनिंग थ्योरी अर्थात समीपता अनुबंध का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक कौन थे उसका मैं आपको यहाँ ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला है स्किनर साहब, नंबर 2 में है गुथरी साहब, 3 में है पावलेव साहब और चौथा में है हल। अब आपके पास यहाँ जो सही आपको जो दिया गया है कोड कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं 3, 1, 4, 2, दूसरा है 4, 3, 2, 1, सी है 1, 3, 4, 2 तथा डी है 1, 2, 3, 4। आपका सही यहाँ पर मेल बैठता है वह है क्वेश्चन नंबर ए, अर्थात यहाँ जो आपको दिया जा रहा है वह है आपको आंसर नंबर जो आपको दिया जा रहा है वह है यहाँ जो हम देख रहे हैं वह है 1 का 3 अर्थात शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत जो है कि पावलेव साहब ने दिया था। दूसरा है कि आपका क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत स्किनर साहब ने दिया था। उसके बाद आप जो देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत हल साहब ने दिया था और समीपता अनुबंध का सिद्धांत गुथरी साहब ने दिया था। तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न का उत्तर तैयार हुआ। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। पावलोव मनोवैज्ञानिक थे, किस विषय के मनोवैज्ञानिक थे इस पर आपको जवाब देना है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनका मूल स्थान क्या था। रूसी वैज्ञानिक थे, अमेरिकन वैज्ञानिक थे तथा जर्मनी वैज्ञानिक थे। तो पावलेव साहब एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। उसमें हम लोग पाते हैं कि पावलेव के क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत हेतु कौन सा कथन सही है। क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं कि पावलोव के क्लासिकल अनुबंध का जो सिद्धांत दिया था उसके लिए कौन सा सिद्धांत सही होता है। पहला है स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, दूसरा है स्वाभाविक अनुक्रिया के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया, सी है स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया और डी में है अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया। यहाँ अगर आप पावलोव साहब के सिद्धांत को ध्यान से पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो यह पाते हैं कि कंडीशनल स्वाभाविक उद्दीपक को कंडीशनल आपको स्टिमुलेशन कहा जाता है तथा स्वाभाविक अनुक्रिया को कंडीशनल रिस्पॉन्स कहा जाता है। इसी तरीके से अगले प्रश्न में मैं आपको और इसकी व्याख्या करूंगा। तो जब आपको यहाँ पावलोव का सिद्धांत जब कहा गया है तो पावलोव साहब का सही सिद्धांत था वह है स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, यह इनका सिद्धांत था। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। वह है कि पावलोव के प्रयोग में कुत्ते की घंटी बजाने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती है। पावलोव के प्रयोग में कुत्ते की घंटी बजाने पर लार आने की क्रिया क्या कहलाती है। तो आपके पास ऑप्शन है नंबर ए स्वाभाविक उद्दीपक, नंबर 2 है अस्वाभाविक अनुक्रिया, सी है स्वाभाविक अनुक्रिया तथा डी है ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा अस्वाभाविक अनुक्रिया। अस्वाभाविक अनुक्रिया से थे पावलोव के क्लासिक अनुबंध सिद्धांत का कौन सा क्रम सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो हम आगे बढ़ते हैं आपके पास आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं जिसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए हैं। लेकिन सभी पॉइंट्स को डिस्कशन करने से बेहतर मैं आपको जो इसका सबसे उपयुक्त सही आंसर है उसके बारे में बता रहा हूं तथा उसके बारे में आपको मैं विस्तार से समझा रहा हूं जिससे कि आप इस बात को समझ सकेंगे। तो यहाँ पर 4 कंडीशंस दिए गए हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें से सबसे उपयुक्त आंसर आपका होता है वह है UCS माइनस UCR। दूसरा कंडीशन है CS
प्लस UCS माइनस UCR, और तीसरा कंडीशन है CS माइनस CR। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह पावलेव साहब का जो क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत था वह 3 चरण में है। यहाँ पर जो सबसे प्रमुख है मैं उसको आपको बता रहा हूँ। पहला चरण है यहाँ पर जिसको आप देख रहे हैं UCS माइनस नहीं है बल्कि आगे आने वाली क्रिया को डैश के द्वारा से आप इसको समझ सकते हैं। यह माइनस नहीं बल्कि उसके अगले स्टेप को समझा रहा है। UCS अगला चरण होता है UCR। UCR का मतलब हुआ जैसा कि यहाँ आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ दिखा रहा है भोजन। भोजन UCS मतलब हो गया अनकंडीशनल स्टिमुलेशन, अर्थात भोजन जब देखता है वह कुत्ता तो उसके अंदर एक लार टपकने की क्रिया होती है जो कि एक स्वाभाविक उत्तेजक का काम करता है। कौन? भोजन। और कुत्ते के अंदर वह स्वाभाविक उत्तेजक का काम करता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं वह है UCS भोजन, और उसके आगे डैश है जैसे कि आप देख रहे हैं कुत्ता है UCR, अर्थात यह क्या हुआ, एक स्वाभाविक क्रिया होती है। तो UCS का मतलब वो हो गया अनकंडीशनल स्टिमुलेशन, अर्थात जब भोजन को देखा जाता है तो वह कुत्ता हो या कोई भी व्यक्ति जो कि जिसको भूख लगी होगी उसके मुंह से लार टपकना है, तो यह एक स्वाभाविक क्रिया होती है जिसे हम UCS के द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। और दूसरा है लार का टपकना, जिसे कि हम एक स्वाभाविक क्रिया कहते हैं जिसे कहा जाता है रिस्पॉन्स, UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अर्थात UCS जब होता है प्रथम चरण में तो UCR होता है। UCS का मतलब हुआ अनकंडीशनल स्टिमुलेशन और UCR का मतलब हो गया लार टपकना, UCR अर्थात अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब दूसरी चरण जो होती है वह है जब कुत्ते को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उसे क्या होता है, एक घंटी बजाई जाती है। घंटी बजाना क्या हुआ, यहाँ पर हम देखते हैं कि यह घंटी बजाने की जो क्रिया है, दूसरा स्टेप जो आप देख रहे हैं जिसे कि यहाँ CS कहा जा रहा है, दूसरी जो क्रिया है वह है CS। CS का मतलब हुआ कंडीशनल स्टिमुलेशन। घंटी बजी तो घंटी बजने के साथ कुत्ते के अंदर में अनकंडीशनल स्टिमुलेशन होता है, अर्थात क्या हुआ कि अस्वाभाविक उत्तेजक है। कौन? घंटी। घंटी बजना अस्वाभाविक उत्तेजक का काम करता है, और तब जब घंटी बजती है उसी समय कुत्ते को भोजन दी जाती है, अर्थात स्वाभाविक अनुक्रिया हुई तो उसका लार टपक रहा है। उसके बाद जो है कि आप देखते हैं UCR अर्थात लार का टपकना एक स्वाभाविक उत्तेजक है, अर्थात क्या हुआ, पहले CS हुआ, CS प्लस UCS इजिकल टू हम कह सकते हैं UCR, अर्थात कंडीशनल स्टिमुलेशन हुआ कि वहाँ पर एक अस्वाभाविक क्रिया हुई कि घंटी बजाई गई और उसके साथ भोजन दिया गया, और जब भोजन दिया जाता है तो उस कुत्ते को मुंह में लार आता है, और उसके बाद क्या है कि लार टपकना एक स्वाभाविक क्रिया होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CS प्लस UCS इजिकल टू UCR होता है। अब तीसरा जो चरण हमारा है इस सिद्धांत का, पावलेव साहब का सिद्धांत का, वह तीसरा चरण आपके सामने है CS का अर्थात क्या हुआ, कंडीशनल स्टिमुलेशन। यहाँ तीसरा जो हम देख रहे हैं CS का मतलब हो गया कंडीशनल स्टिमुलेशन, और उसका आगे जो क्रिया होती है उसको हम कह रहे हैं CR अर्थात अस्वाभाविक क्रिया, अर्थात कंडीशनल रिस्पॉन्स। जब कंडीशनल हुआ तो CS इजिकल टू CR, अर्थात तीसरा चरण में क्या हुआ, घंटी बजी परंतु भोजन नहीं दिया गया, और यह एक अस्वाभाविक है और लार का टपना एक स्वाभाविक क्रिया है। इस चीज़ को यहाँ पर हम देख रहे हैं, अर्थात यह जो आपको प्रश्न दिए गए हैं उसका सही उत्तर आप जान लीजिए, ताकि आपको सही जानकारी जब होगी तो आप किसी अन्य उत्तर को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अतिरिक्त जो भी उत्तर होगा वह गलत होगा। इसीलिए मैंने आपको इसका एक ही उत्तर दिया और उसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया। अब प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानता है? तो हमारे पास 4 सिद्धांत दिए गए हैं। ये है थार्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, पावलेव का अनुबंध का सिद्धांत, तीसरा है स्किनर का क्रिया प्रसूत का अनुबंध सिद्धांत, और चौथा है उपरोक्त में से सभी।
तो हमारे पास यह जो सिद्धांत है आपको पहला दिया जाता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, दूसरा है पावलोव साहब का सिद्धांत, तीसरा है स्किनर की क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत। तो इसमें से चारों आपके हो जाते हैं कि अधिगम पुनर्बलन का महत्वपूर्ण सिद्धांत इन तीनों को माना गया है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, वह है कि पावलोव का अधिगम सिद्धांत उपयोगी है, किस कार्य के लिए उपयोगी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हम बच्चों के पावलोव साहब के द्वारा दिए गए यह सिद्धांत को बच्चों को हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसको हम अपनी शिक्षा से जोड़ सकते हैं, तो उसके लिए है कि शाब्दिक ज्ञान, अच्छी आदत निर्माण हेतु, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के प्रशिक्षण हेतु किया जाता है। अर्थात यहाँ पर हम पाते हैं कि उसके लिए चारों उत्तर सही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि सिद्धांत सीखने के सिद्धांतों के प्रवर्तकों में कौन सा सही नहीं है। अर्थात यहाँ जो आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इन चारों ऑप्शनों में कौन सा सही नहीं है। तो आप इस सिद्धांत को हम देखते हैं कि कौन सा सिद्धांत सही नहीं है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और यह हमारा जो सिद्धांत है वह कौन कौन सा है, तो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर साहब का, प्रबलन का सिद्धांत स्किनर साहब का, और संबद्ध प्रकृति क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव साहब का, तथा चौथा है समीपता अनुबंधता का सिद्धांत गुथरी साहब का। इसमें हम पाते हैं कि इसमें कौन सा गलत है, तो प्रबलन का सिद्धांत स्किनर साहब का जो यहाँ दिया गया है वह सिद्धांत गलत है। उम्मीद करता हूँ कि मित्रों, अभ्यर्थियों, छात्र छात्राओं की यह जो आपको मैंने पावलोव साहब के सिद्धांत का जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई है, जो आपके लिए CTT को क्रैक करने बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आए दिन मैं आपको प्रतिदिन लगभग 1 सेट की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो किसी न किसी आपके विषय से संबंधित होगा, जो CTT के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह काफ़ी अच्छा लगा हो और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।